आज की गुजरात की कोस्ट पर एक डूबी हुई सिटी है जो रहस्यों से भरी हुई है। यह शहर सदियों से लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है। इसका नाम है द्वारका, यानी शहरों का शहर, जो अपने आप में एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान है। ये जगह पुरानी कहानियों में डूबी हुई है और हिंदुइज्म में इसे सेक्रेड माना जाता है। यहाँ के मंदिर और आर्टिफैक्ट्स हमें एक प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाते हैं। सदियों से, जेनरेशन से कहानियां चली आ रही हैं एक ऐसी मैग्निफिसेंट सिटी के बारे में जिसे समुद्र निगल गया। यह कहानियां हमें एक समय की याद दिलाती हैं जब यह शहर अपनी पूरी शान में था। ये कहानियां एक पावरफुल राजा, भगवान के इंटरवेंशन और एक सिविलाइजेशन के बारे में बताती हैं जो समुद्र में खो गया। यह राजा और उसकी प्रजा की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। द्वारका का अट्रैक्शन सिर्फ इसकी लेजेंडरी स्टेटस में ही नहीं है, बल्कि इस पॉसिबिलिटी में भी है कि ये फॉरगॉटन पास्ट का टैंजिबल एविडेंस रखता है। यहाँ के रूइंस हमें उस समय की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की जानकारी देते हैं। समुद्र की लहरों के नीचे खोई हुई एक सिटी का आइडिया इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। ग्रैंड पैलेसेस, बसलिंग स्ट्रीट्स और एक वाइब्रेंट कल्चर की इमेजेस दिमाग में कंजर करता है, और एडवांस टेक्नोलॉजी की इमेजेस दिमाग में कंजर करता है जो अब व्यू से छिपी हुई हैं। यह टेक्नोलॉजी उस समय की उन्नत सोच और विज्ञान की गवाही देती है। क्या द्वारका इंडिया का एटलांटिस हो सकता है, जो टाइम में खोए हुए सिविलाइजेशन की इंजेन्युइटी का टेस्टामेंट है? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। द्वारका के बारे में सच्चाई अनकवर करने की क्वेस्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और एक्सप्लोरर्स को डेकेड्स से कैप्टिवेट किया हुआ है। यह क्वेस्ट हमें उस समय की सच्चाई के करीब ले जाती है। अंडर वाटर एक्सकवेशन से टैंटलाइजिंग क्लूज मिले हैं, जिनमें एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स और यहां तक कि ह्यूमन रिमेन्स भी शामिल हैं। ये क्लूज हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की जानकारी देते हैं, और यहां तक कि ह्यूमन रिमेन्स भी शामिल हैं। ये रिमेन्स हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली और उनकी कठिनाइयों की जानकारी देते हैं। इन डिस्कवरीज ने डिबेट और स्पेकुलेशन को फ्यूल किया है और आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। यह डिबेट्स हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह ऐसे द्वारका की एनिग्मेटिक हिस्ट्री में डेल्व करता है, लेजेंड्स को एक्सप्लोर करता है और एविडेंस की एग्जामिनिंग करता है। लेजेंड्स को एक्सप्लोर करता है जो हमें उस समय की कहानियों और मिथकों की जानकारी देते हैं। एविडेंस की एग्जामिनिंग करता है जो हमें उस समय की सच्चाई के करीब ले जाती है, और इस पॉसिबिलिटी पर कंसिडर करता है कि यह सबमर्ज्ड सिटी सिर्फ एक मिथ से बढ़कर हो सकती है। यह पॉसिबिलिटी हमें और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ जर्नी करें वेव्स के नीचे द्वारका के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, मिथोलॉजी और आर्कियोलॉजी एक साथ आते हैं। एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, मिथोलॉजी और आर्कियोलॉजी एक साथ आते हैं। यह जर्नी हमें उस समय की सच्चाई के करीब ले जाती है और हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की जानकारी देती है। द्वारका की कहानी हिंदू मिथोलॉजी, खासकर एपिक महाभारता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी न केवल एक शहर की है, बल्कि एक सभ्यता की भी है जो अपने समय में अद्वितीय थी। यह एंशिएंट टेक्स्ट दो कजिन्स पांडवास और कौरवास के बीच हस्तिनापुरा के किंगडम पर कंट्रोल के लिए एक लंबी लड़ाई की कहानी कहता है। इस संघर्ष ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को भी प्रभावित किया। इस इस एपिक सागा के हार्ट में है कृष्ण, जो विष्णु का 8th इनकारनेशन माना जाता है और जिनकी भूमिका इस महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने न केवल एक मार्गदर्शक के रूप में, बल्कि एक योद्धा और एक शासक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। हिंदुइज्म में विष्णु को पालनहार डेटी माना जाता है। वह सृष्टि के संरक्षण और संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं, और उनके अवतारों में से एक कृष्ण ने इस भूमिका को बखूबी निभाया। द्वारका कृष्ण का किंगडम था,
एक समृद्ध सिटी स्टेट जो अपने वैभव और उन्नत सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। यह शहर अपने समय का एक चमत्कार था जो अपनी उन्नत वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। महाभारता द्वारका का वर्णन एक ऐसे सुनहरे शहर के रूप में करता है जो मैग्निफिसेंट पैलेसेस, गार्डन्स और टेम्पल्स से सजा हुआ है। यह शहर अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था जो दूर दूर से व्यापारियों, शिल्पकारों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करता था। द्वारका का बाजार और सांस्कृतिक जीवन अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण था। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा द्वारा द्वारका का निर्माण करवाया था। यह शहर वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण था जो अपनी उन्नत योजना और निर्माण के लिए जाना जाता था। यह शहर रणनीतिक रूप से गुजरात के तट पर एक द्वीप पर स्थित था जो फॉर्मिडेबल फोर्टिफिकेशंस और एक शक्तिशाली नौसेना द्वारा सुरक्षित था। द्वारका की नौसेना ने इसे समुद्री आक्रमणों से सुरक्षित रखा। यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की प्रचुरता का स्थान था जिस पर कृष्ण बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन करते थे। उनके शासनकाल में द्वारका ने अद्वितीय समृद्धि और शांति का अनुभव किया। महाभारता में द्वारका के दुखद अंत का भी वर्णन है। यह शहर जो कभी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, अंततः विनाश की ओर अग्रसर हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जिसमें कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, शहर का अंत विनाशकारी रूप से हुआ। युद्ध के बाद की घटनाओं ने द्वारका की नियति को बदल दिया। समुद्र, जो कभी द्वारका के लिए समृद्धि का स्रोत था, उसके खिलाफ हो गया। उसने शहर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे लहरों के नीचे डुबो दिया। यह विनाश एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आया जिसने इस महान शहर को समाप्त कर दिया। द्वारका के विनाश की यह कहानी युगों युगों से गूंजती रही है, जो मैग्निफिसेंट क्रिएशंस की भी इम्परमानेंस की याद दिलाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। यह टाइम के साइक्लिकल नेचर की बात करती है, जहां ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस भी राइज एंड फॉल होते हैं और पीछे विस्पर्स और लेजेंड्स छोड़ जाते हैं। द्वारका की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में हर महान सभ्यता का एक अंत होता है और यह अंत भी एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। द्वारका के अस्तित्व और उसके बाद समुद्र में डूब जाने की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और लिखित परंपराओं के माध्यम से चली आ रही हैं। हालांकि 20वीं सदी के अंत तक गुजरात के तट पर एक डूबे हुए शहर का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया था। 1980 के दशक में भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने गल्फ ऑफ खंभात, जिसे गल्फ ऑफ कांबे भी कहा जाता है, मेन अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस की एक सीरीज शुरू की। गुजरात के तट पर स्थित पानी का यह बॉडी लंबे समय से द्वारका के पौराणिक शहर से जुड़ा हुआ था। सोनार टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर कैमरास का उपयोग करके आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कई उल्लेखनीय खोजें की। उन्हें डूबी हुई संरचनाएं मिली जिनमें दीवारें, पिलर्स और प्राचीन इमारतों के अवशेष दिखाई देते थे। ये संरचनाएं सैंडस्टोन और अन्य सामग्रियों से बनी थीं, जो प्राचीन निर्माण तकनीकों के अनुरूप थीं। आगे की जांच में डूबे हुए खंडहरों का एक विशाल क्षेत्र का पता चला, जो समुद्र तल पर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। पुरातत्वविदों ने साइट से कई कलाकृतियां भी बरामद की, जिनमें मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, बीड्स और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, जो एक समृद्ध प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। इन अंडर वाटर डिस्कवरीज ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दी। क्या ये डूबे हुए खंडहर द्वारका के पौराणिक शहर के अवशेष हो सकते हैं? सबूत सम्मोहक थे, लेकिन इस टेंटलाइजिंग संभावना की पुष्टि के लिए और अधिक शोध और विश्लेषण की आवश्यकता थी। गुजरात के तट पर अंडर वाटर डिस्कवरीज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को विश्लेषण करने के लिए बहुत सारी सामग्री प्रदान की है।
ये खोजें न केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं, बल्कि वे हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। डूबी हुई संरचनाओं, कलाकृतियों और अन्य सबूतों का अध्ययन करके शोधकर्ता इस क्षेत्र में कभी मौजूद प्राचीन सभ्यता की एक स्पष्ट तस्वीर को एक साथ जोड़ने में सक्षम हुए हैं। इन संरचनाओं का विश्लेषण हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में भी जानकारी देता है। सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में से एक डूबी हुई संरचनाओं की डेटिंग है। यह डेटिंग हमें यह समझने में मदद करती है कि ये संरचनाएं कब और कैसे बनाई गई थीं। कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि खंडहर हजारों साल पहले के हैं, जो उन्हें महाभारता और द्वारका के पौराणिक शहर के समय सीमा के भीतर रखते हैं। इन तकनीकों ने हमें प्राचीन काल की समय रेखा को और अधिक सटीकता से समझने में मदद की है। डूबी हुई संरचनाओं की आर्किटेक्चरल स्टाइल भी उस सभ्यता के बारे में सुराग देती है जिसने उन्हें बनाया था। इन संरचनाओं की डिजाइन और निर्माण तकनीकें उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाती हैं। सैंडस्टोन का उपयोग, पिलर्स और दीवारों की उपस्थिति और खंडहरों का ओवरऑल लेआउट शहरी नियोजन और निर्माण के एक परिष्कृत स्तर का सुझाव देते हैं। यह हमें उस समय की वास्तुकला और शहरी नियोजन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साइट से बरामद कलाकृतियां इस प्राचीन शहर में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं में और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये कलाकृतियां हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, उनके सामाजिक ढांचे और उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देती हैं। जटिल डिजाइनों के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कीमती सामग्री से बने बीड्स और अन्य वस्तुएं एक ऐसे समाज की ओर इशारा करती हैं जो व्यापार, शिल्प कौशल और कलात्मक अभिव्यक्ति में लिप्त था। ये वस्तुएं उस समय के व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का अभी भी विश्लेषण और व्याख्या की जा रही है, आज तक के निष्कर्ष दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि गुजरात के तट पर डूबे हुए खंडहर एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन निष्कर्षों ने हमें उस समय की सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान किया है। डेटिंग, आर्किटेक्चरल स्टाइल और कलाकृतियां सभी द्वारका की किंवदंतियों के साथ संरेखित हैं, जो इसे इस खोए हुए शहर के स्थान के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती हैं। यह हमें उस समय की पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच संबंध को समझने में भी मदद करता है।